रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहे थे। साथ ही साथ बहुत सारे पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। उसी हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर अपने कैबिन में बैठकर एक बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तभी उसी दौरान उनके कैबिन का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये कौन है जाहिल, किसकी हिम्मत हुई मेरे कैबिन का दरवाजा पीटने की। और उसके बाद जब उन्होंने ये बात बोली तब एक वार्ड बॉय जो था वो डरता हुआ अंदर आया और उसने कहा, सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे इस तरह से आपके कैबिन में आना पड़ा। सर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप हमारे साथ चलिए। एक इमरजेंसी केस आया है और पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है सर, आप हमारे साथ चलिए। और ये बात सुनकर वो जो सीनियर डॉक्टर थे वो एकदम आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, अगर सारे सीरियस केस मैं ही देखूंगा तो यहाँ पर जो 100 डॉक्टर की टीम है वो क्या करने के लिए सैलरी ले रही है, बेवकूफ कहीं के। और ये बोलकर वो जो सीनियर डॉक्टर थे वो उल्टा सीधा उस वार्ड बॉय को बोलने लगे। तभी उस वार्ड बॉय ने कहा, सॉरी सर, प्लीज आप गुस्सा मत होइए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स मिलकर एक केस के ऊपर लगे हुए हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पेशेंट के साथ हो क्या रहा है। वो पेशेंट बहुत अजीब हरकतें कर रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सब MBBS हैं, लेकिन किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको बुलाकर लेकर आऊं, उन्हें आपकी सख्त जरूरत है सर, प्लीज आप चलिए, आप गुस्सा बाद में कर लीजिएगा। ये बात सुनकर वो जो सीनियर डॉक्टर था उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उस हॉस्पिटल में सारे MBBS डॉक्टर थे, एक से बढ़कर एक, जिन्हें सारी बीमारियों का इलाज अच्छे से पता था। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज उस हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स ना कर पाए। और अगर उन डॉक्टर्स से भी कोई केस नहीं संभल रहा है, इसका मतलब कुछ डराने वाली बात जरूर है। उसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए वो सीनियर डॉक्टर बोले, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद क्या था, वो उस वार्ड बॉय के पीछे पीछे आने लगे। वो वार्ड बॉय उन्हें एक वार्ड में लेकर गया जहां पर सिर्फ एक पेशेंट थे और वहां पर डॉक्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। उस जमावड़े को देखकर वो जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने कहा, क्या हुआ डॉक्टर्स, सब कुछ ठीक तो है, क्या हुआ इस पेशेंट को। उस पेशेंट का पूरा शरीर हरा हो चुका था और उसके मुंह से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। ये एक अजीब तरह की बीमारी थी जिसके बारे में कोई भी डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहा था। एक डॉक्टर ने कहा, सर ये पेशेंट अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और इसके परिवार वाले कह रहे हैं कि ये सब एकदम अचानक से हुआ है। ऐसे सिम्टम्स कौन सी बीमारी में दिखते हैं, आज तक मैंने ऐसे सिम्टम्स नहीं देखे। वो जो सीनियर डॉक्टर था उसने सभी डॉक्टर से कहा, पता नहीं ये कौन सी रेयर डिजीज है, हमें भी हो सकती है। ये सुनते ही सभी डॉक्टर्स वहां से भाग निकले। उसके बाद उन्होंने कुछ स्पेशल टाइप के सूट्स पहन लिए जिनके अंदर उन्हें इन्फेक्शन का खतरा ना हो। उसके बाद सभी डॉक्टर्स सूट पहनकर उस कमरे में वापस गए और वो जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने उस मरीज को थोड़ा सा छू कर देखा तो उसके शरीर की जो हड्डियां थी अंदर ही अंदर वो गल रही थी और उसका पूरा शरीर जैसे जैसे समय बीत रहा था हरा होता जा रहा था। ऐसी बीमारी वो सीनियर डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसका इलाज क्या है। उन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक इंजेक्शन उस मरीज के लगाया, उस मरीज ने तुरंत दम तोड़ दिया। और उन्होंने नोटिस किया कि उस मरीज के हाथ में जब इंजेक्शन लगाया गया तब उस इंजेक्शन वाले होल से एक ग्रीन टाइप का कुछ लिक्विड गिरने लगा। और उसके बाद वो जो सबसे सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने कहा, हमें इसका पोस्टमार्टम करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर इसके शरीर में कौन सा ऐसा इन्फेक्शन आ गया है जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। इसके ब्लड का सैंपल लो और टेस्ट करने के लिए भेजो और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए मुझे फौरन बताओ और इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि हम पोस्टमार्टम के बाद इसकी बॉडी उन्हें दे देंगे। और मुझे तक जहाँ तक लगता है कि इसकी बॉडी को यहीं पर कहीं पर बर्न कर दो, क्योंकि इस बॉडी से इन्फेक्शन उन लोगों पर भी पहुंच सकता है। ये बोलकर वो जो सीनियर डॉक्टर थे वो वापस अपने कैबिन में आ गए। अब
उनके माथे पर पसीना आ रहा था। उन्होंने पहली बार ऐसा कोई केस देखा था और वो डर रहे थे कि कहीं कोई नई महामारी शहर में जन्म ना ले ले, और अगर ऐसा हुआ तो कई सारे लोगों की जान जाएगी और शहर जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। जब तक ब्लड रिपोर्ट्स नहीं आ गई तब तक उस सीनियर डॉक्टर ने चैन की सांस नहीं ली, और कुछ घंटों बाद ब्लड रिपोर्ट्स आ गई। और जब उस सीनियर डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उन सीनियर डॉक्टर ने देखा कि उस मरीज के शरीर से जो खून निकला था, ना ही उसमें हीमोग्लोबिन था, ना ही आरबीसी, ना ही डब्ल्यूबीसी, ना ही प्लेटलेट्स। और ये देखकर वो हैरान हो गया कि आखिर एक इंसान के अंदर ये सब कैसे हो सकता है। उसके बाद एक और रिपोर्ट उस सीनियर डॉक्टर को दिखाई गई और उसमें क्लियर लिखा गया था कि उस आदमी के खून में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया है जो सारे सेल्स को खा रहा था। उसके बाद वो जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने लैब वालों से कहा कि इस बैक्टीरिया पे रिसर्च करो कि आखिर ये किस तरह का बैक्टीरिया है और इसे एंटीबायोटिक्स देकर मारने की कोशिश करो, क्या ये मरता है या फिर नहीं, और जो भी रिजल्ट होगा मुझे जल्द से जल्द बताओ। उसके बाद क्या था, उस सीनियर डॉक्टर की बात मानी गई और लैब वाले अपने काम पर लग गए। पूरी रात उस सीनियर डॉक्टर को नींद नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके मन की बात सच हुई तो एक बहुत बड़ी महामारी उस शहर में आने वाली है। सुबह के तकरीबन 6 बजे वो जो रिपोर्ट थी वो भी आ गई और लैब वालों ने कहा, सर एक बहुत बुरी खबर है, इस बैक्टीरिया को हमने सारे एंटीबायोटिक्स देकर मारने की कोशिश कर ली, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये मरने की बजाय अपनी जो पॉपुलेशन है उसे और बढ़ा रहा है। सीनियर डॉक्टर ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कोई दवाई पक्का मिस कर दी होगी, हमारे पास इतनी सारी मेडिसिन है, कोई ना कोई मेडिसिन तो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी ही, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके बाद उस लैब वाले ने कहा, नहीं सर, बदकिस्मती से मैंने सारी मेडिसिन यूज करके देख ली, कोई भी मेडिसिन इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं कर पा रही है। उल्टा जब से ही मैंने कुछ मेडिसिन इस बैक्टीरिया को मारने के लिए इसके ऊपर रिलीज करी तो ये अपनी जो पॉपुलेशन है उसे और बढ़ा दे रहा है, जिसका साफ मतलब है कि अगर हम किसी भी तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे और कोई भी मेडिसिन देंगे तो पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तभी अचानक से वार्ड बॉय वहां पर आया और उसने कहा, सर कल जो पेशेंट आया था जिसकी मौत हो गई थी उसके परिवार वालों को भी वही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उनका शरीर भी हरा पड़ रहा है। और ये सुनकर वो सीनियर डॉक्टर एकदम बौखला गया। उस सीनियर डॉक्टर ने बौखलाते हुए कहा, क्या? फटाफट उनको आइसोलेट करो, उन्हें आम लोगों से दूर करो, तुरंत, वो किसी भी तरह से बाहर नहीं आने चाहिए। उनका एक पर्सनल वार्ड क्रिएट करो, उसी में उनको रखो, बाहर बिल्कुल भी वो आने नहीं चाहिए, और उस वार्ड की पूरी साफ सफाई हो। उस वार्ड के अंदर कोई भी अभी डॉक्टर नहीं जाएगा जब तक मेरी कोई परमिशन ना हो। फटाफट काम करो। और उसके बाद वो जो वार्ड बॉय था वो चला गया। अब उस डॉक्टर की जो बात थी वो सच हो रही थी। और तभी अचानक से वो वार्ड बॉय रोते हुए फिर आया और उसने कहा, सर जो डॉक्टर्स कल उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे उनके अंदर भी वही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उनके हाथ पैर भी हरे हो रहे हैं। सर अब क्या होगा सर? और उसके बाद क्या था, उस डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब वो बीमारी अब फैल गई है, धीरे धीरे वो बीमारी अब फैलती जाएगी। उसका इलाज कैसे होगा? मुझे उसका इलाज ढूंढना होगा। मुझे गवर्नमेंट से बात करनी होगी तुरंत। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करनी है, मीडिया वालों से बात करनी है। उसके बाद उन्होंने सारी जो बातें थी वो सारी बातें मीडिया में बताई ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और वो इस बीमारी से खुद को बचा सके। जब ये बात गवर्नमेंट को और आम लोगों को पता चली तब चारों तरफ एकदम कोहराम मच गया। लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया और हर कोई बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। गवर्नमेंट ने भी इस हालात को संभालने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए और लॉकडाउन लगा दिया। साथ ही साथ कुछ हॉस्पिटल्स को सिर्फ और सिर्फ उसी बीमारी के लिए हायर किया गया और उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स थे
वो उठाए गए सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला था। जब गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई एंटीडोट बनाएगी, और बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लेने का फैसला सुनाया। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां इस बीमारी का इलाज बनाने में लग गई, और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट अभी भी टेंशन में थी और उसके एक सीक्रेट लैब में उस बीमारी को कैसे हराया जा सकता है इस बारे में रिसर्च चल रही थी। यहाँ पर अभी तक बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला था, और वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे वो जो बीमारी थी वो शहर में अपने पैर पसार रही थी। रोज कोई ना कोई उसी बीमारी से इन्फेक्टेड बंदा हॉस्पिटल में आ रहा था, और डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं। और डॉक्टर्स भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और लोगों में फैलता जाएगा और एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ उस देश का जो खुफिया लैब था उसमें भी एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट उस बीमारी को हराने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने बहुत सारे एंटीडोट्स जो थे उन्हें बनाया, लेकिन कोई भी एंटीडोट उस बीमारी को मार नहीं पा रहा था। रोज वो अलग अलग जगह से केमिकल्स मंगवा कर मेडिसिन बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होती थी। जब उन्होंने सारी कोशिशें कर ली तब जाकर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया आया। उन्होंने अपने हेड से बात करी, सर जो कुछ भी हो सकता था मैंने सब करके देख लिया, लेकिन इस बीमारी को हराने की कोई दवाई नहीं बन पा रही है। अब मुझे लगता है कि हमारी उम्मीद वही आखिरी दवाई है जिससे ये बीमारी मारी जा सकती है। ये बात सुनकर वो जो साइंटिस्ट थे उसके सीनियर ने बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे गवर्नमेंट से बात करने दो। उस सीनियर साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट से इस बारे में बात करी और गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लो और प्रे करो कि जल्द से जल्द उस बीमारी का एंटीडोट बन जाए। के बाद परमिशन मिलते ही वो जो जीनियस साइंटिस्ट थे वो लग गए अपने काम पर। वो एक बड़े से फ्रिज के पास गए जिसका टेम्परेचर माइनस में था। उन्होंने उस फ्रिज के दरवाजे को खोला, अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सिल्लियां ही नजर आ रही थी। और जैसे ही वो अंदर घुसे और उन्होंने लाइट बंद करके उस पूरे फ्रीजर में अंधेरा किया तो उन्हें एक चमकता हुआ फूल नजर आया, और उस फूल को देखकर वो जो जीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, जो मैं सोच रहा हूं वो हो जाए और ये महामारी जो है वो जल्द से जल्द रुक जाए। और उसके बाद वो साइंटिस्ट उस पौधे को लेकर बाहर आए और उन्होंने उस पौधे से एक एंटीडोट बनाया और उस एंटीडोट को उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़वाया। और उसके बाद जो रिजल्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। जैसे ही उन्होंने उस एंटीडोट को उस बैक्टीरिया के ऊपर रिलीज किया तो वो जो बैक्टीरिया था वो वीक पड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस बैक्टीरिया की मौत हो गई। और ये देखकर वो जो जीनियस साइंटिस्ट थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने अपने सीनियर को ये बात बताई। और ये बात सुनते ही वो जो सीनियर थे वो भी एकदम खुशी के मारे झूम गए और उन्होंने ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाई। जब सरकार को ये खबर पहुंची तब उन्होंने अपना एक ऑफिशियल लीडर वहां लैब की ओर सेंड कर दिया। उसके बाद वो ऑफिशियल लीडर सीधा उस वैज्ञानिक से जाकर मिला जिसने दवाई को बनाया था। दोनों के बीच बातचीत हुई। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, आपने इस भयानक बीमारी को ठीक करने वाली दवा बना दी। शायद आपको पता नहीं है आपने इस देश से कितनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया है। बहुत सारे मरीज इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं और हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बस आप मुझे बताइए आपको हमारी क्या क्या मदद चाहिए, आप कैसे इस दवाई को और ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकते हैं। आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ये बोलते ही वो जो ऑफिशियल था वो चुप हो गया और इंतज़ार करने लगा उस वैज्ञानिक के बोलने का। लेकिन वो वैज्ञानिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और उसने घबराते हुए कहा, सर अभी मुसीबत जो है वो टली नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं ये बात आपको कैसे बताऊँ। ये बात जानकर
वो जो ऑफिशियल था उसके चेहरे पर भी पसीना आ गया और उसने कहा, आप मुझे बताइए क्या बात है। उस वैज्ञानिक ने बोलना शुरू किया, सर जितना हो सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश करी इस बीमारी की दवाई को बनाने के लिए, लेकिन कोई भी जो मेडिसिन थी वो इस दवाई के अगेंस्ट काम नहीं कर रही थी। और उसके बाद मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करके देखा, लेकिन सारी जड़ी बूटियाँ फेल हो गई। और जब सब कुछ मैंने आजमा कर देख लिया और कोई रिजल्ट नहीं मिला, तब जाकर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता था उस बेशकीमती फूल का इस्तेमाल करके इस दवाई को तैयार करना जिससे ये बीमारी ठीक हो रही है। ये बात सुनते ही वो जो ऑफिशियल था वो एकदम घबरा गया और उसने कहा, क्या तुमने वो 20 साल पुराना फूल इस्तेमाल कर लिया? तुम सच बोल रहे हो ना? ये सुनकर वो वैज्ञानिक बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपने सीनियर से इस बारे में इजाजत ले ली थी और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं उस फूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद क्या था, उस ऑफिशियल ने कहा, ठीक है, मैं हायर अथॉरिटीज से बात करके देखता हूँ वो क्या कहती हैं, और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें वो दवाई बनाने के लिए क्या फूल की ज़रूरत है? ये बात सुनते ही उस वैज्ञानिक ने कहा, हाँ सर, उस फूल के बिना दवाई बन ही नहीं सकती। जब तक वो फूल हमें नहीं मिलेगा तब तक हम दवाई नहीं बना सकते। ये बात सुनकर वो ऑफिशियल और ज़्यादा परेशान हो गया और उसे समझ आ गया कि अब बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। वो एकदम घबरा कर अपना फ़ोन निकालता है और अपने हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करता है। जब हायर अथॉरिटीज़ के पास ये खबर पहुंची तब उन्होंने उस वैज्ञानिक को और साथ ही साथ उस ऑफिशियल लीडर को भी एक मीटिंग में बुलाया, और वो दोनों वैज्ञानिक और वो ऑफिशियल लीडर अगले ही दिन एक मीटिंग में पहुंचे जहां पर सरकार के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और दोनों में बहुत सारी बातचीत हो रही थी कि आखिर क्या करना है, आखिर इस देश को इस मुसीबत से कैसे बचाना है। देश के प्रेसिडेंट ने उस वैज्ञानिक से पूछा, तो बताइए मिस्टर, जैसा कि मैंने सुना है कि आपको उस फूल की ज़रूरत है इस खतरनाक बीमारी की दवाई बनाने के लिए, क्या मैं सही हूँ? उसके बाद उस वैज्ञानिक ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद फिर उस प्रेसिडेंट ने कहा, क्या तुम्हें उस फूल की कीमत पता है? और अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वो फूल हमारे पास सिर्फ एक ही था और उस फूल को और ज़्यादा मात्रा में लेकर आना लगभग नामुमकिन है। उस वैज्ञानिक ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। देश में ये बीमारी फैल रही है और हर सेकंड किसी न किसी की जान जा रही है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं इस बीमारी की दवाई जो है वो बना सकूं, और उसके बाद जो कुछ भी था मैंने सब ट्राई करके देख लिया। आखिर में जब मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला तब जाकर मैंने ये रास्ता अपनाया, और मैं आपको बहुत भारी मन से कह रहा हूँ, उस फूल के बिना दवाइयाँ जो हैं वो नहीं बन सकती। हमें उस फूल को कहीं ना कहीं से लेकर आना ही पड़ेगा। 2 मिनट तक पूरे उस हॉल में शांति बनी रही, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। और तभी प्रेसिडेंट ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, आर्मी के जनरल को बुलाओ, हमें उनकी ज़रूरत है। और ये सुनते ही पूरे सरकार के जो लोग थे वो अपनी जगह से हिल गए कि आखिर उस फूल को लाने के लिए आर्मी के जनरल की क्या ज़रूरत है। उसके बाद फटाफट आर्मी के जनरल को बुलाया गया और प्रेसिडेंट में और आर्मी के जनरल में बातचीत शुरू हुई। प्रेसिडेंट ने कहा, देखिए मिस्टर रॉबर्ट, आप इतने सालों से हमारी आर्मी को सर्व कर रहे हैं और आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा कमांडो यहाँ पर भेजें जो बहुत ही ज़्यादा दिलेर हो और मरने से ना डरता हो। मैं पहले ही बता दूँ, ये मिशन बहुत ही ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होने वाला है। ये सुनते ही वो जो आर्मी का जनरल था वो हंसने लगा और उसने कहा, सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे आर्मी में जितने भी कमांडोस हैं वो किसी शेर से कम नहीं हैं। उन्हें ना ही मरने से डर लगता है ना ही किसी को मारने से, बस उन्हें हुक्म की ज़रूरत होती है। वो सेकंड्स में ही किसी का भी खेल खत्म कर सकते हैं। आप मुझे बस बताइए कि हमें कौन से मिशन को पूरा करना है। उसके बाद उस प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर आपकी याददाश्त तेज है और आपको सालों पुरानी बातें जो हैं वो याद आती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमें उस मिस्टीरियस आइलैंड पर फिर जाना है जहाँ पर हम 30 साल पहले गए थे। और ये बात सुनते ही वो आर्मी का जनरल, उसके पूरे बाल जो थे वो एकदम मुरझा गए। उसकी जो मूंछें अभी तक तनी हुई थी वो भी एकदम मुरझा कर नीचे आ गई और माथे पर पसीना आ गया। और ये देखकर उस प्रेसिडेंट ने कहा, क्या हुआ, आपकी शक्ल इतनी उतर क्यों गई? क्या कुछ ज़्यादा मैंने बोल दिया? उस आर्मी जनरल ने बहुत शर्मिंदगी के साथ कहा, माफ़ करिएगा सर, हमारी आर्मी में ऐसा कोई कमांडो, ऐसा कोई जवान नहीं है जिसे हम उस आइलैंड पर भेज सके। वहाँ पर कमांडोज को भेजना बस उनकी जान को ख़त्म करने के बराबर होगा। ये बात सुनकर उस प्रेसिडेंट ने कहा, मैंने कब कहा कि हमें कमांडो उस आइलैंड पर भेजने के लिए चाहिए? हमें कमांडो इसलिए चाहिए ताकि हम उस शख्स को यहाँ पर लेकर आ सकें जिसे हम उस आइलैंड पर भेज सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो आर्मी जनरल ऊपर से नीचे तक टहल गया। उसके माथे से पसीना झरने की तरह टपकने लगा और उसकी जबान में एक हकलापन आने लगा। ये देखकर उस प्रेसिडेंट ने कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। वो शख्स मुझे 3 दिन के अंदर मेरे सामने चाहिए। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, हमें उस फूल की सख्त से सख्त ज़रूरत है। हमारे लोग मर रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम उसे कैसे यहाँ पर लेकर आओगे। या तो तुम कमांडोज भेजो या फिर किसी खुफिया एजेंट को, मुझे मालूम नहीं, बस तुम उस शख्स को मेरे सामने लाओगे, वो भी 3 दिन के अंदर। अब जाओ यहाँ से। उसके बाद वो आर्मी जनरल अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए बाहर आ गया। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, उसके पूरे हाथ पैर काँप रहे थे और उस आर्मी जनरल के ऐसे व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है। उसने जो सबसे एडवांस कमांडोज थे उनकी टीम को बुलाया और उस आर्मी जनरल ने कहा, देखिए कमांडोस, हमारे देश पर एक बार फिर से एक भारी मुसीबत आई है और अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे ऊपर एक ज़रूरी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम में से सबसे निडर और बहादुर कमांडो सामने आए जो इस काम को कर पाएगा। और ये बोलते ही वो सभी कमांडोस एक साथ बोले, सर, हम वो सभी काम करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारे देश की भलाई हो, चाहे उसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम तैयार हैं। सारे कमांडोस यही बात बोल रहे थे, लेकिन अब उस आर्मी जनरल को ये पता नहीं चल रहा था कि वो किस कमांडो को इस काम के लिए भेजे, क्योंकि सारे कमांडोस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद काफ़ी टेस्ट लेने के बाद उस आर्मी जनरल ने एक कमांडो को सेलेक्ट किया और उसका नाम था जॉन। जॉन एक बहुत ही खतरनाक कमांडो था जिसने फिलहाल में ही कुछ मिशंस को अंजाम दिया था और उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया था। इसी वजह से आर्मी जनरल की नज़रों में वो कमांडो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमांडो था। उसी के साथ उस कमांडो को, यानी कि कमांडो जॉन को, वो आर्मी जनरल अपने साथ कैबिन में ले गए और उन आर्मी जनरल ने जॉन से कहा, देखो जॉन, मैं तुम्हें एक तस्वीर दे रहा हूँ, ज़रा इस आदमी को ध्यान से देखो और तुम्हारा काम ये है कि तुम इस आदमी को, ये कहीं पर भी हो, देश में, शहर में या फिर देश के बाहर भी, इसे यहाँ पर लेकर आओ। ये बात सुनकर कमांडो जॉन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर एक आदमी को लेकर आने के लिए वो आर्मी जनरल इतने ज़्यादा डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। जॉन ने कहा, ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म, मैं इस आदमी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद उस आर्मी जनरल ने कहा, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए और टेंशन मत लो, मैं अपनी जितनी भी खुफिया एजेंसीज है उनके ऊपर भी भरोसा करके उन्हें फ़ोटोज़ भेज दे रहा हूँ। वहाँ से कुछ ना कुछ खबर आ ही जाएगी, बाकी तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और अगर सीक्रेट एजेंसी से हमें कोई खबर मिलती है तो हम तुम्हें भेज देंगे और तुम्हें किसी भी हालत में उस शख्स को यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। कमांडो जॉन के जाते ही उस आर्मी जनरल ने देश में जितने भी खुफिया एजेंट थे सबके पास फोटोज को सेंड कर दिया और साथ ही साथ देश के बाहर भी
जितने भी खुफिया एजेंट थे सबको फोटोज भेज दिया और सबको बहुत सख्त रवैये में बोल दिया कि जैसे ही इस बंदे की कोई भी खोज खबर मिले तो तुरंत आर्मी जनरल को रिपोर्ट करे। और उसके बाद क्या था, तकरीबन 4 घंटे के अंदर आर्मी जनरल का फ़ोन आया और सामने से उसे पता चला कि वो जिस शख्स को ढूंढ रहे हैं वो शख्स एक सिटी में रह रहा है और साथ ही साथ उसकी एक फैमिली भी है। वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ये बात सुनकर उस आर्मी जनरल ने कहा कि उस शख्स की फ़ोटोज़ और वो जहाँ भी रहता है उसकी सब लोकेशन डिटेल्स मुझे सेंड कर दो। उसके बाद क्या था, उस खुफिया एजेंट ने अपना काम जारी रखा और अगली ही सुबह सारी चीज़ें उस खुफिया एजेंट ने आर्मी जनरल को भेज दी। उसके बाद क्या था, कमांडो जॉन को वापस बुलाया गया और सारी डिटेल्स के साथ जॉन को कहा गया ये डिटेल है, सिटी का नाम, स्कूल का नाम और ये एड्रेस है, साथ ही साथ उस शख्स की फ़ोटो, ठीक है। और ध्यान रहे कि वो किसी भी हालत में हमारे पास आना चाहिए। जब जॉन ने उस फोटो को देखा तो वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि फोटो एक आम लड़के की थी जिसकी उम्र मुश्किल से 25 या 26 साल होगी और वो अपनी फैमिली के साथ था उस फोटो में। अब उस कमांडो जॉन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आम आदमी से सरकार को इतना ज़रूरी क्या काम है जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश में और देश के बाहर इस आदमी की फ़ोटो को सर्कुलेट करा दिया और साथ ही साथ जॉन जैसे कमांडो को भी उसे लेने के लिए भेज रहे हैं। जॉन के मन में सवाल तो थे, लेकिन वो अपने आर्मी जनरल से सवाल नहीं कर सकता था। सारी डिटेल्स के साथ वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर उस सिटी के लिए निकल गया जिस सिटी में वो शख्स रहता था। सुबह सुबह कमांडो जॉन उस शख्स के घर के बाहर पहुंच गया और वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था, तभी अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसके बाद जॉन ने देखा उसके सामने वही शख्स था जिसकी फ़ोटो उस आर्मी जनरल ने दी थी और साथ ही साथ एक छोटी सी लड़की भी थी उस शख्स के साथ। उस शख्स ने कहा, आप कौन हैं, आपको क्या काम है? उसके बाद जॉन ने कहा, अरे आप स्टीफन है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद उस शख्स ने कहा, नहीं मैं स्टीफन नहीं हूं, लेकिन आपको क्या काम है? फिर जॉन ने कहा, अरे नहीं, मैं जो पिछली बार यहाँ आया था तो शायद किसी ने मुझे बताया था कि स्टीफन यहाँ रहते हैं और उनकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। माफ़ करिएगा, लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गया, मुझे माफ़ करिएगा। उसके बाद उस शख्स ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, अब चलिए। उसके बाद क्या था, वो जॉन अपना दूसरी साइड दिखाने के लिए निकल गया और वो शख्स जो है वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने लगा। उस छोटी सी बच्ची ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और इससे साफ पता चल रहा था कि वो शख्स उस लड़की का पापा है और वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। जाते जाते उस छोटी सी बच्ची ने कहा, डैड वो आदमी कौन था? उसके बाद उस शख्स ने कहा, अरे बेटा वो कोई अंकल थे, आए थे किसी काम से। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची ने कहा, मुझे तो वो चोर लग रहे थे शक्ल से, कितने डरावने थे। उस शख्स ने थोड़ा सा डांटते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, वो बड़े हैं ना उम्र में, ऐसी बातें नहीं बोलते, चलो स्कूल, मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारी टीचर से। उसके बाद क्या था, वो शख्स अपनी बेटी को स्कूल लेकर निकल गया और जॉन वही दूर से ही छुपकर उस शख्स को जाते हुए देख रहा था। वो एकदम साइलेंटली उस शख्स का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो उस स्कूल तक भी पहुंच गया जहां उस शख्स की बेटी पढ़ती थी। जॉन बस एक मौके की उम्मीद में था कि कहीं से भी उसे एक मौका मिल जाए, तो उसके बाद वो उस शख्स को नॉकआउट करके उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल रहा था। फाइनली वो शख्स अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस अपने घर की ओर मुड़ गया और जॉन को लगा कि यही सबसे बेहतर मौका है उस शख्स को नॉकआउट करके उसे अपने साथ लेकर जाने का। इसलिए जॉन उसके पीछे पीछे लगा रहा और एक सुनसान सी गली में जब जॉन ने देखा कि वहां आसपास कोई नहीं है, तब उसने फैसला किया कि वो उस शख्स को वहीं पर नॉकआउट कर देगा और उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। जॉन सबसे पहले बिना आवाज किए उस शख्स के करीब पहुंच रहा था
और करीब आते आते जब वो सबसे ज्यादा उस शख्स के करीब आ गया तब उसने तुरंत उस शख्स पर हमला कर दिया। उसने एक जोरदार मुक्का उस शख्स की ओर बढ़ाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसी नॉकआउट करने के लिए आया है। उस शख्स ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और एक जोरदार मुक्का जॉन के मुंह पर मारा, जिसकी वजह से जॉन का जो जबड़ा था वो पूरी तरह से हिल गया और उसकी नाक जो थी उसमें से ब्लड पूरा जमीन पर फैल गया। उस शख्स ने अपनी बाजुओं का पूरा जोर भी नहीं लगाया था और इतने से जोर में जॉन, जो कि एक हाई कमांडो था, उसकी पूरी शक्ल बिगड़ गई थी और वो जमीन पर नॉकआउट होकर गिर गया। उसने कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। उसके बाद उस शख्स ने कहा, मेरा नाम है क्रोनोस, समझे? तुम ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। बस मैं अपनी बेटी के साथ था, समझे? इसलिए मैं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। मैं पूरी तरह से नजर रख रहा था तुम पर, तुम किस तरह से मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और किस लिए मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आगे से अगर तुम मुझे नजर आए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम वापस मेरा पीछा कर रहे हो, तो सोच लेना तुम जिंदा नहीं बचोगे। और उसके बाद वो शख्स क्रोनोस वहां से जाने लगा। तभी उस घायल जॉन ने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते, आर्मी जनरल तुम्हारे पीछे हैं। तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन तुम एक कमांडो से ताकतवर हो सकते हो, 2 कमांडो से ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, लेकिन जब तुम्हें आर्मी पकड़ने आएगी तो तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या था, क्रोनोस ने पीछे मुड़कर देखा और उसने कहा, सुनो मेरी बात, 1 कमांडो आए, 2 कमांडो आए, 3 आए, 10 आए, 100 आए, 500 आए, 1000 आए, किसी में इतना दम नहीं है कि वो जबरदस्ती मुझे उस आर्मी जनरल या फिर प्रेसिडेंट के सामने खड़ा कर सके, समझे? ये कहकर क्रोनोस वहां से चला गया। उसके बाद जॉन अपना टूटा हुआ जबड़ा और टूटी हुई नाक के साथ जैसे तैसे खड़ा हुआ और पास के एक हॉस्पिटल में गया। जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे इतना ज्यादा गुस्सा पहले जिंदगी में कभी नहीं आया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है। उसने अपना पूरा आधा जीवन कड़ी ट्रेनिंग में बिता दिया, अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा दिया, एक बहुत ही बेहतरीन कमांडो बनाने में खुद को झोंक दिया, लेकिन आखिर में जब ताकत की जरूरत पड़ी तब क्या हुआ, एक ही घूंसे में वो चित हो गया। ये बात उसे अंदर से बहुत उबाल रही थी, उसके गुस्से को बढ़ा रही थी और बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने उसकी नाक और जबड़े को ठीक किया और उससे कहा कि अब तुम 1 हफ्ते तक यहां से हिल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ 3 दिन बीत चुके थे और वो प्रेसिडेंट आर्मी जनरल के ऊपर चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि आखिर क्रोनोस कहां पर है, लेकिन आर्मी जनरल के पास कोई भी जवाब नहीं था। जब उन्होंने जॉन से कांटेक्ट किया तब सारी बातें जैसे तैसे आर्मी जनरल को पता चली और ये बात उसने प्रेसिडेंट को बताई। उसके बाद उस प्रेसिडेंट ने कहा, देखा, मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था किसी बेहतरीन खतरनाक कमांडो को भेजो जो उसे हमारे पास लेकर आ सके। तुम किसी ऐरे गैरे को भेज रहे हो। उसके बाद आर्मी जनरल ने कहा, देखिए सर, मैंने जिसे भेजा है वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर कमांडो है। उसने अपने हाथों से ही न जाने कितने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब जरा आप ये भी सोचिए कि आपने जिसे पकड़ने के लिए भेजा है उसे, वो कोई इंसान नहीं है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने कहा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब हम अपनी पूरी आर्मी को उस एक शख्स को पकड़ने के लिए लगा दें ताकि दुनिया जान जाए कि हमने पास्ट में क्या किया है? हाँ, तुम यही चाहते हो? हमारे देश का नाम खराब हो, सरकार का नाम खराब हो?
आर्मी जनरल ने कहा, देखिए सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन जब तक हम अपनी थोड़ी ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ क्रोनोस बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो जानता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। शहर में वैसे ही माहौल ठीक नहीं है, हर तरफ बीमारी फैल रही है, और दूसरी तरफ पता नहीं किस काम से गवर्नमेंट उसे बुलाना चाहती है। सारे सवाल क्रोनोस के दिमाग में चल रहे थे, और तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? क्रोनोस ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी वाइफ उसके पीछे खड़ी थी। क्रोनोस की वाइफ ने कहा, मुझे पता है तुम किसी टेंशन में हो, बताओ क्या टेंशन है? क्रोनोस ने जवाब दिया, अब तुम जानती ही हो शहर में बीमारी फैल रही है और पता नहीं क्या होगा। ये बात सुनकर क्रोनोस की वाइफ ने कहा, हाँ जानती हूँ, बहुत सारे मासूम मर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परेशान मत हो, नीचे चलो, तुम्हारी बेटी भी सो गई है। और ये बात सुनकर क्रोनोस ने कहा, तुम्हारी बेटी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हारी बेटी नहीं है। क्रोनोस अपनी वाइफ को देखने लगा। क्रोनोस की वाइफ ने कहा, नहीं, मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। जैसी उसकी हरकतें हैं वो एकदम तुम पर गई है, एकदम गुस्सैल, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है, और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसको संभालूं कैसे। क्रोनोस ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने उसके पापा को संभाल लिया तो वो तो अभी छोटी सी बच्ची है। अब मेरी एक बात सुनो, मैं जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है। और ये कहकर क्रोनोस वहां से जा ही रहा था, तभी उसकी वाइफ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे बताओ, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब ये मत कहना कि तुम। उसके बाद क्रोनोस ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही समझी हो, मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं। उन्होंने मेरे पीछे एक कमांडो को भेजा था। अब उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उसे चोट पहुंचा दी। अब शायद मुझे लगता है कि एक बार मुझे जान लेना चाहिए कि गवर्नमेंट मुझसे क्या चाहती है। इतने सालों बाद उन्हें मेरी याद क्यों आई है? क्या पता कोई छोटा मोटा काम हो जिसे कर कर मैं वापस से उनसे अपना पीछा छुड़ा लूं और तुम्हारे साथ एक सुकून की जिंदगी जीऊं। ये बात सुनकर क्रोनोस की वाइफ ने कहा, देखो मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि इन सब चीजों के चक्कर में वापस मत पड़ो। तुम एक बार उस नरक में फंस चुके हो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी को लगभग तबाह कर दिया था। अब सिर्फ फर्क इतना है कि उस समय ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी थी, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी भी है, और साथ ही साथ हमारी प्यारी बेटे की भी। उसके बाद क्या था? क्रोनोस ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस एक मुलाकात, उसके बाद सब खत्म, मैं चलता हूं। क्रोनोस ये सब कह ही रहा था, तभी क्रोनोस की वाइफ ने कहा, अगर तुम्हारे पीठ पीछे हमें कुछ हो गया तो? और ये सुनते ही क्रोनोस की जो आंखें थी वो लाल हो गई और उसके शरीर का साइज बढ़ने लगा। उसके बाद देखते ही देखते उसकी हाइट जो थी वो 8 फुट हो गई, और उसका शरीर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया जिसकी वजह से मकान का जो छत था वो तक धंसने लगा। और क्रोनोस ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो पूरी दुनिया मैं अकेले उजाड़ दूंगा। चलता हूं। और सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है क्रोनोस क्या चीज है। और ये कहकर क्रोनोस ने एक छलांग लगाई और वो आसमान में कहीं गायब सा हो गया। अब क्या गवर्नमेंट क्रोनोस को मना पाएगी? क्या क्रोनोस गवर्नमेंट की बात मानेगा? और अगर क्रोनोस गवर्नमेंट की बात मान भी लेता है तो आखिर उस आइलैंड का रहस्य क्या है?
जानने के लिए जरूर सुने इस कहानी का अगला भाग।